नमस्कार। आज हम तीन ऐसे बड़े पॉलिसी शिफ्ट्स को समझने वाले हैं जो मिलकर भारत के भविष्य का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर भारत अपने फ्यूचर को कैसे बिल्ड कर रहा है। $30 ट्रिलियन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की इकोनॉमिक एम्बिशन है साल 2047 तक के लिए। एक ऐसा टारगेट जो देश के डेवलपमेंट की पूरी दिशा को ही बदल सकता है। तो सवाल यही उठता है कि इतने बड़े लक्ष्य को, इस ग्रैंड विजन को हकीकत में कैसे बदला जाएगा। तो चलिए इस बड़ी सोच को तोड़ते हैं उन कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज में जो असल में भारत के भविष्य को शेप देने वाली हैं। तो सबसे पहला पिलर, सबसे पहला स्तंभ है हमारे शहरों को ग्रोथ का पावरफुल इंजन बनाना। और इसकी शुरुआत होती है अर्बन गवर्नेंस, मतलब शहरी शासन में सुधार से। सीधी सी बात है, एक स्ट्रांग इकोनॉमी के लिए स्ट्रांग शहर चाहिए। और ये सुधार आ कहां से रहा है? तो इसका सोर्स है नीति आयोग की एक रिपोर्ट जिसका नाम है एनेबलिंग इफेक्टिव अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। और हाँ, इसका फोकस खास तौर पर उन शहरों पर है जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि बदलाव क्या है। जो पुराना मॉडल था, फ्रैगमेंटेड एजेंसीज और लिमिटेड अथॉरिटी वाला, उसे बदला जा रहा है एक नए फ्रेमवर्क से, एक ऐसा मॉडल जो पावर और अकाउंटेबिलिटी यानी शक्ति और जवाबदेही को एक जगह, एक अथॉरिटी के पास लाता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो इसमें कुछ की रिकमेंडेशंस क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर जिसका कार्यकाल फिक्स्ड हो। फिर पानी, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट जैसी ज़रूरी सर्विसेज को शहर सरकार के अंडर लाना। मॉडल म्युनिसिपल लॉ को अपडेट करना। और सबसे ज़रूरी, म्युनिसिपल फाइनेंस को मजबूत करना, मतलब शहर बॉन्ड जारी कर सकें, अपने रेवेन्यू सोर्सेज खुद बना सकें। ये सारे कदम बेसिकली शहरों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट बनाने के लिए हैं। तो ये तो हुई शहरों की बात। अब चलते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ। देखिए, कोई भी मॉडर्न प्लान बनाने के लिए सबसे पहले तो देश के लोगों की एक मॉडर्न हाई डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना? और यहीं पे आती है 16वीं भारतीय जनगणना। इसकी टाइमलाइन को देखें तो ये 2 फेजेस में होगी। फेज 1, जो कि मकानों की गिनती है, वो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा। और फिर फेज 2, जो पॉपुलेशन की गिनती है, वो फरवरी 2027 में होगा। और जो ऑफिशियल रेफरेंस डेट रखी गई है, वो है 1 मार्च 2027 की आधी रात। मतलब सब कुछ बहुत वेल प्लान्ड है। और इतने बड़े डिजिटल एक्सरसाइज के लिए जो फाइनेंशियल आउटले अप्रूव हुआ है, वो भी बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करना कितना क्रिटिकल है। ये इन्वेस्टमेंट ही तो भविष्य की पॉलिसीज का फाउंडेशन बनेगा। लेकिन ये सिर्फ डेटा की बात नहीं है। इस सेंसस प्रोजेक्ट से लगभग 1.02 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। सोचिए, देश के कई हिस्सों में इसका कितना बड़ा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, तो इस सेंसस को इतना खास क्या बनाता है? ये पूरी तरह से डिजिटल है। 16 भाषाओं में एक मोबाइल ऐप होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल होगा जिसे CMMS कहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग, लोगों के पास ऑनलाइन सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन भी होगा, मतलब वो खुद अपनी जानकारी भर सकते हैं। और हाँ, ये हाल के इतिहास में पहली कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट बेस गिनती भी होगी। अब इतने सारे डेटा के साथ सिक्योरिटी का सवाल तो उठता ही है। तो इसको लेकर भी पूरी तैयारी है। सेंसस के डेटा सेंटर्स को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CII का दर्जा दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि इनकी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के लेवल की होगी। और सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के तहत पर्सनल डेटा पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहता है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर। देश की एम्बिशियस ग्रोथ को पावर देने के लिए एक सस्टेनेबल एनर्जी प्लान, और ये खास तौर पर रिमोट एरियाज के लिए है। तो 26 अप्रैल 2026 को एक नई स्कीम अनाउंस की गई। ये स्मॉल हाइड्रो पावर यानी SHP प्रोजेक्ट्स के लिए है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कैपेसिटी 1 से 25 मेगावाट के बीच होती है। और ये स्कीम फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी। अब सवाल है, ये प्रोजेक्ट्स कहाँ लगेंगे? तो देखिए, स्मॉल हाइड्रो पावर का सबसे ज्यादा पोटेंशियल नॉर्दर्न रीजन में है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों की। देश की कुल पोटेंशियल का करीब 38% यहीं पर है, जो इसे एक स्ट्रेटेजिक फोकस एरिया बनाता है। और हाइड्रो पावर ही क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
सोलर या विंड एनर्जी की तरह रुक रुक कर नहीं, बल्कि हाइड्रो पावर 24/7 मतलब लगातार बिजली देती है। और ये चीज ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए, एक स्टेडी पावर सप्लाई के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सरकार इस स्कीम को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही है। आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और इंटरनेशनल बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस ज़्यादा है, 3.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पर मेगावाट, जबकि बाकी राज्यों के लिए ये लगभग 2.5 करोड़ रुपए पर मेगावाट है। तो साफ है कि बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर स्ट्रेटेजिक पुश है। तो इस SHP स्कीम के फायदे क्या क्या हैं? पहली बात तो यह रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत कम होता है। दूसरा, ये रिमोट और हिली एरियाज के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी का सोर्स बनते हैं। ट्रांसमिशन लॉसेस कम होते हैं। और हाँ, इससे करीब 51 लाख पर्सन डेज का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो ये सिर्फ बिजली नहीं, बल्कि लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि बिग पिक्चर क्या है। ये तीनों अलग अलग पॉलिसीज एक साथ मिलकर कैसे एक ब्लूप्रिंट बनाती हैं। तो ये हैं इस ब्लूप्रिंट के बिल्डिंग ब्लॉक्स। पहला, हमारे इकोनॉमिक इंजन्स यानी शहरों को फिक्स करना। दूसरा, देश के लोगों को समझना डिजिटल सेंसस के जरिए। और तीसरा, इस पूरे प्लान को पावर देना क्लीन एनर्जी के साथ। ये तीनों पिलर्स मिलकर एक कंप्लीट नेशनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये अलग अलग इनिशिएटिव्स नहीं हैं, ये आपस में जुड़ी हुई नींव हैं 2047 तक $30 ट्रिलियन के विकसित भारत को बनाने के लिए। हर पॉलिसी दूसरी को सपोर्ट करती है, उसे मजबूत करती है। तो अंत में एक सवाल, ब्लूप्रिंट तो तैयार है, रोड मैप भी साफ है, पर इस ग्रैंड विजन को हकीकत में बदलने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।